तो शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं गुजरात में, जहां आज से सावन की शुरुआत हुई है। तो हर तरफ भोले के भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में पहुंचे और महादेव का आशीर्वाद लिया। भक्तों का सबसे ज्यादा उत्साह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में देखने को मिला, जहां सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। इस बीच आपको बता दें कि आज यहाँ सावन की शुरुआत हुई है, तो महादेव का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। सबसे पहले सोमनाथ महादेव का पंचामृत अभिषेक किया गया, फिर उनका भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ। उसके बाद आरती हुई, जिसने पूरा माहौल शिवमय बना दिया। देखिए, सावन के रंग दिखा रहे हैं। तो सावन यानी शिव भक्ति, आस्था, विश्वास का उत्सव, हरियाली का पर्व। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में सावन अलग अलग दिन शुरू होता है? जी हाँ, उत्तर भारत में पूर्णिमा के बाद और दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद सावन की शुरुआत हो जाती है। उत्तर भारत में सावन का आधा महीना बीत चुका है और अब यानी आज से गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में सावन की शुरुआत हो गई, जो 22 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में पूरा देश शिव भक्ति में लीन है। देश के कोने कोने में महादेव का जयघोष है। आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में महादेव का पहले जलाभिषेक किया, फिर उसके बाद उनका श्रृंगार हुआ, फिर भव्य आरती की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महादेव की भक्ति की ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के शिवालयों में भी ऐसे ही आस्था की बयार देखने को। दक्षिण भारत में अभी तो देखिए सावन की शुरुआत है, तो आने वाले 1 महीने तक यहाँ ऐसी ही आस्था और भक्ति के रंग देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में आज से सावन की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ भी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों का ऐसा ही उत्साह नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में देखने को मिल रहा है। महादेव के दर्शन के लिए भारी। और चलिए अब आपको महाकाल के दरबार में लिए चलते हैं, जहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा है। सावन का महीना शिव जी को बेहद प्रिय है। ऐसे में महादेव के भक्त शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। खास बात है कि सावन के महीने में महाकाल का हर दिन भव्य दिव्य श्रृंगार किया जाता है। आज बाबा बर्फानी की झलक महाकाल के श्रृंगार में देखने के लिए। बाबा धाम में गर्भगृह सहित सभी अर्घा के जरिए करीब 23,73,874 कांवड़ियों ने इस बार बाबा धाम में जलार्पण किया, जो कि रिकॉर्ड जलाभिषेक है जो बाबा धाम में किया गया। ठीक इसी तरह एमपी में इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में इस बार भी करोड़ों का दान आया है। गणपति बप्पा को चढ़े चढ़ावे की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती गणना में बप्पा को 1,37,00,000 का चढ़ावा मिला है। अभी तक 42 में से 38 पेटियां खोली जा चुकी हैं। गिनती है कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी करीब 7 दिन और लग सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर को मिले रिकॉर्ड चढ़ावे में कुछ खास चीजें देखने के लिए मिली। चढ़ावे में खजराना गणेश को चांदी के कुछ छोटे आइटम्स, $1 अमेरिकी, जापानी बैंक का 1000 येन का नोट भी मिला है। हैरत की बात यह रही कि बप्पा को चढ़ावे में इस बार पुराने जमाने के 1 और 2 के नोट और सिक्के नहीं के बराबर मिले हैं, सिर्फ 1-2 का नोट मिला है। वैसे इस चढ़ावे के साथ बप्पा के लिए लिखा गया एक पत्र भी चर्चा में है। दरअसल इस पत्र में एक श्रद्धालु ने अनोखी अर्जी लगाई। इस पत्र में श्रद्धालु ने भगवान से गुजारिश की है कि आप मुझे कहीं से भी 5 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए। उसने लिखा कि कोरोना के चलते उसका बिजनेस चौपट हो गया, उस पर 5 करोड़ रुपए का कर्ज है। मंदिर कमेटी ने बताया कि यहाँ की परंपरा है कि ऐसे तमाम पत्र और अर्जियां गणेश जी के सामने रख दिए जाते हैं। तो बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेला चल रहा है और इस मेले में हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं। इस बार भी बाबा धाम में न सिर्फ रिकॉर्ड चढ़ावा आया है, बल्कि कांवड़ियों के जलाभिषेक का भी यहां रिकॉर्ड बना है। बाबा धाम को इस बार 2,39,25,311 रुपए का चढ़ावा मिला है। वहीं धाम में बीते 11 जुलाई से
23 जुलाई तक गर्भगृह सहित सभी अर्घा के जरिए करीब 23,73,874 कांवड़ियों ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया है। और देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। माना जाता है कि हाँ, माता सती का हृदय गृह था, इसीलिए यहाँ का इलाका शक्ति स्वरूपा का माना जाता है। यहाँ आदि शक्ति में 10 महाविद्या के स्थान के साथ उपशक्ति स्वरूपा संकष्टा माता भी विराजमान है। बाबा धाम में मौजूद संकष्टा माता मंदिर में साल भर श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार के संकट को दूर करने की कामना करते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां लेटे हनुमान जी मंदिर में एक बार फिर आस्था और भक्ति की बयार बहने लगी है। कुछ दिन पहले मंदिर के अंदर गंगा का पानी आने से मंदिर बंद कर दिया गया था। श्रद्धालु भी दर्शन नहीं कर पाए थे इस दौरान, लेकिन अब मंदिर में एक बार फिर से विधिवत तरीके से पूजा पाठ किया गया। मंत्रोच्चार के साथ भगवान के कपाट खोल दिए गए हैं। बीते मंगलवार की ही तो बात है जब प्रयागराज में गंगा की उफनती लहरें शहर के कोतवाल माने गए लेटे हनुमान जी के मंदिर को छू रही थी। ऐसे में मंदिर के कपाट बंद करने पड़े। श्रद्धालु भी बाहर से ही अपने आराध्य के दर्शन कर पा रहे थे। लेकिन अब नदी का पानी कम होने पर मंदिर की सफाई के साथ फिर आरंभ हुई बजरंगबली की विधिवत पूजा अर्चना और सेवा। उनकी जल विग्रह प्रतिमा को पूरे विधि विधान और परंपरा के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश कराया गया, जिसके बाद मंदिर के अंदर ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बड़े हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों से भव्य श्रृंगार हुआ। ये हमेशा की तरह इस बार भी वही भव्य श्रृंगार के साथ साथ में जो भोग लगता है भगवान जी को भोग लगाया गया। साथ ही साथ महाभिषेक जिसमें अष्टगंध के द्वारा कुमकुम, चावल, अक्षत, दूध, दही सभी जितने भिन्न भिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया और अब पुनः भक्तों के लिए मंदिर की पट खोल दी गई। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। गर्भगृह के बाहर डमरू, शंख और दूसरे वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच परंपरागत पूजा अर्चना और आरती ने तो पूरे माहौल को ही भक्तिमय रूप दे दिया। लेटे हनुमान मंदिर के फिर से खुलने पर खुश हुए श्रद्धालुओं की ये भीड़ बजरंगबली के प्रति आस्था और विश्वास को दर्शाने के लिए काफी है। भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सब इंतजार कर रहे थे कि माँ गंगा वापस जाए तो दर्शन मिले, तो इसलिए आज से मंदिर का पट खुल गया। सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आरती दर्शन पूजन में शामिल हुए। पानी भरा हुआ था कल तक, आज ही अभी जस्ट सफाई हुई है और अभी जस्ट 5 मिनट पहले दर्शन हुए हैं हमें। बहुत ज्यादा खुश, रोम रोम खड़े हो रहे हैं हमारे। वैसे इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी बड़े हनुमान जी को लेकर एक रोचक मान्यता भी है कि उन्हें भोलेनाथ से आशीर्वाद मिला है कि हर साल मां गंगा उनका अभिषेक करने आएंगी। तो इस बार भी मंगलवार को गंगा जी ने मंदिर में प्रवेश किया और बड़े हनुमान जी को स्नान कराया, जिसे शुभ माना जाता है। इसलिए जब भी लेटे हनुमान मंदिर में साल में एक बार गंगा उफनती आती है तो उसके पानी के उतरने का इंतजार होता है। और जब ऐसा होता है तो लेटे हनुमान मंदिर में एक बार फिर से श्रद्धा और आस्था की बयार बहने लगती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में, जहां विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में 108 दिन लगातार चली फूल बंगला सेवा का समापन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस खास मौके पर ठाकुर जी का मनमोहक श्रृंगार किया गया। पूरे मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया। ठाकुर जी के इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। श्री बांके बिहारी का मनोहारी श्रृंगार और उनके इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन कर निहाल हो गए ये भक्त। इन भक्तों में कोई एक टक
ठाकुर जी को निहारता रहा और कोई दोनों हाथ हवा में उठाकर भक्ति में लीन नजर आया। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर से आई हैं, जहां 108 दिनों तक लगातार चली फूल बंगला सेवा का समापन भी बेहद भव्य तरीके से हुआ। इस खास मौके पर न सिर्फ ठाकुर जी का आभूषण, वस्त्र और फूलों से विशेष श्रृंगार हुआ, बल्कि पूरे मंदिर को एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूलों से सजाया गया। 108 दिन के फूल बंगले सजते हैं ठाकुर जी के। बिहारी जी फूल बंगले में दर्शन देते हैं। जो आनंद फूल बंगलों में होता है बिहारी जी के, मैं तो कहूंगी कि सब फूल बंगलों में रोज डेली आए, जितना जैसे आ सकते हैं। और बिहारी जी हमारे पे कृपा करें, जल्दी जल्दी मुझे जब भी मैं चाहूँ तभी बिहारी जी मुझे बुला ले। जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। और बिहारी जी ने हमें बुलाया है, इतना आनंद बरस रहा है, मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ फूल ही फूल, हरियाली हरियाली, और इतना आनंद आ रहा है, देख के इतना मजा आ रहा है। हमारा बैठे बैठे सडन अचानक ही प्रोग्राम बना है। बिहारी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो हमें बार बार ऐसे ही बुलाते रहे। हर साल गर्मी के सीजन में फूल बंगला सजाने की ये परंपरा शुरू होती है। इसके तहत 108 दिनों तक लगातार ठाकुर जी को खुशबूदार फूलों में विराजमान किया जाता है और वो भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान बांके बिहारी को गर्मी में ठंडक का एहसास कराने के लिए ये फूल बंगला सजवाया जाता है। बताया जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत स्वामी हरिदास ने करीब 550 साल पहले की थी, जिसे आज भी बड़े ही भक्तिभाव के साथ निभाया भी जा रहा है। इस फूल बंगला सेवा के लिए दूर दूर से भक्त दौड़े चले आते हैं। एक साल बाद हम तो यही चाहेंगे ठाकुर जी हमें जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बुलाते रहे, अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखे। आखिरी फूल बंगले में आज आपने दर्शन किए? आज हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए। ठाकुर जी की हमें नारी नजरें ही नहीं हटती उन्हें देख के। हमें चाहते हैं कि बस हमें जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाते रहे और अच्छे से दर्शन देते रहे। किस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में खड़ी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल 108 दिन में कुल 218 फूल बंगलों की सेवा ठाकुर जी के भक्तों ने की। इन भक्तों ने अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार सुबह और शाम अपने अपने फूल बंगले सजवाए, और जिनको ये मौका नहीं मिला वो अब अगले साल ठाकुर जी की फूल बंगला सेवा कर पाएंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते छत्तीसगढ़, जहां एक दिन पहले बड़े ही धूमधाम के साथ हरेली तिहार का लोक पर्व पूरे देश में मनाया गया। ये पर्व छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और कृषि परंपरा से जुड़ा है, लिहाजा इस मौके पर मुख्य रूप से कृषि यंत्रों और पशुधन की पूजा की गई। इस मौके पर भिलाई में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ओर से जबर हरेली रैली निकाली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के इस लोक पर्व की शानदार झलक देखने को मिली। रंग बिरंगी परिधानों में लोक नृत्य करते कलाकार और एक से बढ़कर एक खूबसूरत झांकियां। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के हरेली त्योहार लोक पर्व का हिस्सा हैं, जिसे पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसकी एक तस्वीर भिलाई से सामने आई। यहाँ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने इस खास मौके पर जबर हरेली रैली बड़ी धूमधाम के साथ निकाली। ये रैली आम्बेडकर चौक से शुरू होकर सुपेला, सेंट्रल एवेन्यू होते हुए दशहरा मैदान रिसाली में पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली का मकसद आज की पीढ़ी को छत्तीसगढ़ के इस लोक पर्व के बारे में बताना था। हरेली छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ा ऐसा पर्व है जो कृषि, संस्कृति, लोक परंपरा और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। यही वजह है कि इस खास मौके पर किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा कर धरती माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये पर्व न केवल अच्छी फसल की कामना का अवसर है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य की भावना को भी प्रकट करता है। हरेली प्रकृति के प्रतीक है। ये जो प्रकृति देवता है, ह से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, जेन ला हमन भगवान की थन, जेकर सहारा में हमन जिंदान। ये प्रकृति ला माने के जिन तिहारे वो हरेली तिहारे, जिन धरती से
हमन ला अन्न मिलते, वो अन्न ला खा के हमर जीवन चलते। ओला वो धन ला उपजाए के औजार, हल के पूजा, नांगर बखर के पूजा करे के तिहार हरेली। हरेली त्योहार के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री आवास को भी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंगों से सजाया गया और वहां इस लोक पर्व के कई खूबसूरत रंग देखने को मिले। भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात हिंद की बढ़ती ताकत की। भारत समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। गगनयान प्रोजेक्ट के बाद अब भारत ने अपने समुद्रयान मिशन में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाले खास यान के महत्वपूर्ण हिस्से को तैयार करने में कामयाबी पा ली है। अब भारत दुनिया के उन 6 चुनिंदा देशों में शामिल हो सकेगा जिनके पास समंदर की गहराई तक पहुंचने की भी ताकत होगी। वहीं अंतरिक्ष में भी भारत लगातार उपलब्धि हासिल कर रहा है। हाल ही में सुधांशु शुक्ला ने स्पेस में इतिहास रचा, अंतरिक्ष में रिसर्च की और अब महज 4 दिन बाद यानी 30 जुलाई को अंतरिक्ष में अमेरिका के साथ मिलकर भारत एक और नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। अंतरिक्ष से धरती की निगरानी के लिए इसरो और नासा संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। इसके तहत एक रडार भारत ने तैयार किया है तो दूसरा रडार अमेरिका ने तैयार किया। दोनों रडार अंतरिक्ष में मिलकर संयुक्त रूप से धरती की हर हलचल पर बारीकी से नजर रखेंगे। इस डबल पावर से धरती पर होने वाले छोटे बड़े बदलाव का आसानी से पता चलेगा। ये बर्फ और पहाड़ों के नीचे होने वाली हलचलों पर नजर रखने के अलावा घने जंगलों के अंदर की तस्वीर भी मुहैया कराएगा। इससे लैंडस्लाइड और भूकंप का अनुमान लगाना काफी आसान होगा। दोनों देशों के इस मिशन का नाम है निसार। साफ है, धरती आसमान से लेकर अंतरिक्ष और समुद्र में भारत की पावर ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने अपने महासागर मिशन में एक ऐसी ऐतिहासिक सफलता हासिल की है जिसने इसे दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल कर दिया है। देश के वैज्ञानिकों ने समुद्रयान मिशन के लिए बनाए जाने वाले खास पोत मत्स्य 6000 में वेल्डिंग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा किया है। डीप ओशन मिशन के तहत बनाई जा रही खास पनडुब्बी मत्स्य 6000 का टाइटेनियम के बने इस खास कैप्सूल को बनाने में इसरो के वैज्ञानिकों को 700 बार वेल्डिंग की कोशिश करनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें इसमें सफलता मिल सकी है। दरअसल भारत सरकार ने समंदर में 6000 किलोमीटर तक की गहराई तक पहुंचने के लिए समुद्रयान मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन में खास यान मत्स्य 6000 का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बैठकर वैज्ञानिक समुद्र की गहराई तक जा सकेंगे। इस यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है टाइटेनियम से बना हुआ एक गोल कमरा, जिसे पर्सनल स्फेयर कहते हैं। यही वो जगह है जहां 3 वैज्ञानिक बैठ सकेंगे। ये स्फेयर गोल है, जिसका डायमीटर 2260 मिलीमीटर है और इसकी दीवारें 80 मिलीमीटर मोटी हैं। इसे इस तरह से बनाया गया है कि समंदर के नीचे गहरे दबाव और ठंड को झेल सके। ये मत्स्य 6000 एक स्फेरिकल वेसल है जिसके अंदर हम 3 साइंटिस्ट को बैठकर उनको समुद्र में 6 किलोमीटर डीप लेकर चलेंगे। पर इस वेसल को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इस वेसल का डायमीटर होगा 2 मीटर्स, पर उस वेसल को जो क्रिएट कर रहे हैं उसका मटेरियल है टाइटेनियम और वो एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है। इसको वेल्ड करना ही बहुत वेरी डिफिकल्ट है और इस वेसल का टाइटेनियम थिकनेस होगा 80 मिलीमीटर। इस पर्सनल स्फेयर को सुरक्षित बनाना बेहद मुश्किल काम था। इसे बनाने के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत मजबूत धातु है, लेकिन इसे जोड़ना यानी वेल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा इस वेल्डिंग को पूरा करने के लिए इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC के वैज्ञानिकों ने जोर लगाया। वैज्ञानिकों ने इसे जोड़ने के लिए एक बेहद खास तकनीक अपनाई, जिसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहते हैं। ये तकनीक इतनी संवेदनशील है कि एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को खराब कर सकती थी। इसलिए इसरो के इंजीनियरों ने 700 बार वेल्डिंग की कोशिश की, तब जाकर सही और मजबूत वेल्डिंग हो पाई। इस वेल्डिंग को पूरा करने के लिए इसरो के LPSC ने अपनी पुरानी वेल्डिंग मशीन को अपग्रेड किया। पहले उनकी मशीन 15 किलोवाट की थी, जो सिर्फ 20
मिलीमीटर मोटी प्लेटों की वेल्डिंग कर सकती थी, लेकिन मत्स्य 6000 के लिए 80 से 102 मिलीमीटर मोटी प्लेटों की वेल्डिंग की जरूरत थी। इसलिए चलिए बात करते हैं ऐसे ड्रोन की जो लेजर हथियार, बम या मिसाइल की जगह ग्रेनेड गिराता है, वो भी अपने हैंडलर से 7.5 किलोमीटर दूर जाकर। दुश्मन को उसके आने की जब तक आहट सुनाई देती है तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। बिना सैनिक ग्रेनेड गिराने वाले इस ड्रोन को अहमदाबाद की ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने तैयार किया है, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ पर भी पूरी तरह से विराम लगा सकता है। ग्रेनेड गिराते भारत के इस नए सिपाही को देख देश के दुश्मन सहम जाएंगे। सरहद पर घुसपैठ जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में भी ये ड्रोन बड़ी भूमिका निभा सकता है। पेलोड के तौर पर ग्रेनेड ले जाने वाला ये ड्रोन छोटे बड़े युद्ध का भी नतीजा बदल सकता है। अपनी सरहद की रक्षा करने के लिए, अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत की भी गिनती होती है। भारत के पास मौजूद ड्रोन के जरिए लेजर हथियार, बम या मिसाइल तक का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पहली बार इस स्वदेशी ड्रोन में ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की तैयारी है, जो दुनिया भर में युद्ध का तरीका बदल रहे ड्रोन का ये नया स्वरूप होगा। एक अहमदाबाद की प्रोत्थापन कंपनी है जिसने एक विशेष ड्रोन तैयार किया हुआ है। मेरे पास वो ड्रोन यहाँ पे मौजूद है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस ड्रोन की खासियत यह है कि न सिर्फ ये ग्रेनेड अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन ग्रेनेड की जो पिन होती है उसे भी ओपन करेगा और उसके बाद जिस लोकेशन को टारगेट करना होगा वहां जाकर ब्लास्ट करेगा। सेना की तरफ से भी ग्रेनेड गिराने वाले इस ड्रोन का ट्रायल चल रहा है। उसकी मारक क्षमता को लगातार परखा जा रहा है। इस जो ड्रोन बनाने वाले हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कहेंगे इस ड्रोन को वो यहाँ से उड़ाएं ताकि हम ये समझ पाएं कि किस प्रकार से जो ग्रेनेड है वो अपने लोकेशन तक पहुंचेगा। और ग्रेनेड की जो पिन होती है, सबसे अहम बात होती है कि ग्रेनेड में एक पिन लगी होती है। जहां पे भी ग्रेनेड को ड्रॉप करना होता है उसकी पिन खोलना भी बहुत जरूरी होता है। जब एक बार ये ड्रोन उड़ेगा और अपने लोकेशन तक पहुंचेगा तो इस ड्रोन के नीचे जो ग्रेनेड लगा हुआ है, जहां पे भी विस्फोट करना है, जहां पे भी निशाना साधना है, वहां पे इसे भेजा जाएगा। और उसके बाद आप तस्वीरों में भी देख पाएं कि किस प्रकार से जो ग्रेनेड है उसे ड्रॉप किया गया है। हमारे साथ केशव शर्मा जी भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि जो ड्रोन है हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रेनेड अपने साथ कैरी कर रहा है और किस प्रकार से अपने लोकेशन तक पहुंचता है और ग्रेनेड जहां पे भी गिरता है वहां एक धमाका होता है। ग्रेनेड का पिन खींचे बिना वो फटता नहीं है। यही वजह है कि ग्रेनेड को फेंकने वाला सबसे पहले उसका पिन खींचता है। पिन खींचने तक भी ग्रेनेड सक्रिय नहीं होता जब तक कि उसके लीवर को नहीं छोड़ा जाए। लीवर छोड़ते ही ग्रेनेड का फ्यूज सिस्टम एक्टिव हो जाता है और 4 से 6 सेकंड के अंदर ही विस्फोट हो जाता है। दूर से कमांड मिलने पर ग्रेनेड फेंकने से लेकर पिन खींचने का काम भी ये ड्रोन खुद ही करेगा, जिससे ड्रोन को उड़ा रहे सैनिक को कोई नुकसान ना हो। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें जो लाइफ रहती है लॉस वो काफ़ी कम हो जाती है। और लाइफ लॉस कैसे कम होती है, क्योंकि कोई भी सिपाही जा नहीं रहा फील्ड पे, वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, ये ड्रोन को हमने 7.5 किलोमीटर दूर से उड़ाया और 40 नॉट्स के विंड स्पीड, मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड में ये 7.5 किलोमीटर जाके वापस आया है। तो आप समझिए कि अगर हम 7.5 किलोमीटर दूर रह के कोई सिपाही कुछ ये ग्रेनेड भेजे वहाँ पे और वो ड्रॉप कर दे, कोई भी आर्मी पर्सनल यहाँ से भेजे, तो कोई नुकसान हम लोग का होगा ही नहीं। हम लोग कहीं भी टेरिटरी में अंदर जाके जो भी ड्रॉपिंग करनी है हम कर सकते हैं। तो इसका जो फायदा है वो एंड टाइम्स है। ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद ड्रोन लौटकर वापस आने में भी सक्षम है, जिसकी वजह से ड्रोन को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता और इसी वजह से एक ही ड्रोन का कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह कि सेना की तरफ से ट्रायल के दौरान 2.5 किलो वजन वाला ये ड्रोन 500 मीटर की ऊंचाई पर 7.5 किलोमीटर तक जाकर अपने लक्ष्य को भेदकर वापस आ चुका है। वजन कितना होगा इस ड्रोन का? इस ड्रोन का ऑल अप वेट जो बोलते हैं वो 2.5 किलोज है। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई तक कितनी जा सकती? हमने इसे 500 मीटर्स जो है टेस्ट किया गया है। वापस हम लोगों का ये टेस्टिंग किया गया था पूरे फील्ड एरिया में, जिसमें हम लोगों ने 500 मीटर्स की हाइट पे 7.5 किलोमीटर आगे भेजा और पीछे 7.5 किलोमीटर वापस आया और 500 मीटर नीचे उतरा और स्टिल 30% का उसमें वेटेज, बैटरी वेटेज था उसमें।
यही वजह है कि ड्रोन बनाने वाली अहमदाबाद की इस कंपनी को सेना की तरफ से 20 से अधिक ड्रोन के ऑर्डर दिए गए। अभी हाल में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे पहले इजराइल, गाजा और रूस यूक्रेन वार में भी ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया गया। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं, अब ये युद्ध की दिशा बदलने वाला हथियार है। जिस भी देश की रक्षा प्रणाली में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन भी शामिल हैं, उस देश की सेना कई गुना ताकतवर हो जाती है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ पूरी रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के जयपुर में आईपीएस अधिकारी राशि डोगरा का विदाई समारोह चर्चा में आ गया। दरअसल जयपुर उत्तर की डीसीपी राशि डोगरा डूडी का तबादला जयपुर ग्रामीण एसपी के पद पर किया गया। ऐसे में उन्हें बग्घी पर बिठाकर साथी पुलिसकर्मियों ने विदाई दी। वहीं उनके समारोह में जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन भी नजर आए। हुआ ये कि जयपुर में उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसी के चलते अभिनेता जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन जयपुर आए हुए थे, लिहाजा ये अभिनेता भी इस विदाई समारोह में शामिल हुए और राशि डोगरा को नई जिम्मेदारी की उन्होंने बधाई दी। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक बेहद दिलचस्प खबर। आप सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते होंगे तो पॉपकॉर्न जरूर खाते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पॉपकॉर्न को लेकर कभी कोई रिकॉर्ड बन सकता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा हुआ है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पॉपकॉर्न से जुड़ा एक शानदार विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ। लॉस एंजलिस में फिल्म फैंटास्टिक फोर देखने के लिए एक सिनेमा घर में पहुंच रहे दर्शक उस वक्त चकित रह गए जब उनके सामने पॉपकॉर्न से भरा एक विशाल कंटेनर दिखा। ये कंटेनर कॉमिक कैरेक्टर के जैसा दिखाई दे रहा था। दावा किया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पॉपकॉर्न कंटेनर है। इस दावे पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मुहर लगा दी है। इस पॉपकॉर्न कंटेनर की जानकारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर ली गई है। इस कंटेनर में करीब 10 किलोग्राम पॉपकॉर्न रखे गए हैं और इसकी कीमत $80 तक तय की गई, जबकि अमेरिका के सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न की कीमत आमतौर पर $20 होती है। नई फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की रिलीज के मौके पर सिनेमा हॉल पहुंचे दर्शकों के लिए शानदार सरप्राइज था और दर्शकों ने इसका खूब मजा लिया। और अब आपको दिखाते हैं खबर अमेरिका के 100 साल पुराने आइसक्रीम पार्लर की। न्यूयॉर्क के फॉरेस्टर इलाके में चल रहा एडी स्वीट शॉप इस समय अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर चुका है। ये दुकान आइसक्रीम के लिए काफ़ी मशहूर है और ख़ास बात यह है कि न्यूयॉर्क में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान ये आइसक्रीम पार्लर तपिश से तरावट हासिल कराने के लिए सबसे पसंदीदा मुकाम बना हुआ है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आइसक्रीम खाने और गर्मी से राहत पाने के लिए पहुँच रहे हैं। जाहिर है 100 साल पुरानी इस दुकान का जलवा अभी भी बरकरार है। अभी तक इस दुकान के मालिक कई बार बदल चुके हैं, लेकिन इसकी साख पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आइसक्रीम पारंपरिक तरीके से ही बनाई जाती है और पेश की जाती है। खास बात यह भी है कि इस आइसक्रीम पार्लर में 80 साल पुराना रेफ्रिजरेटर अभी भी चालू हालत में है। हालांकि ये आइसक्रीम पार्लर सप्ताह में 5 दिन ही हर दिन केवल 7 घंटे के लिए खुलता है, लेकिन इसका आकर्षण दूर दूर से ग्राहकों को यहाँ खींच लाता है। लोग बेसब्री से यहाँ की आइसक्रीम का मजा लेने का इंतजार करते हैं। अगर आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज भी आपको हाथों हाथ लेता है। ये बात कई बार सही साबित हुई है। इसी की एक मिसाल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं खबर एक ऐसे शख्स की जो जानवरों की मदद के लिए अनोखी मुहिम चला रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी के रहने वाले सर डेरियस ब्राउन वैसे तो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ इनकी पहचान अब समाजसेवी, उद्यमी और जानवरों के मसीहा के रूप में है, क्योंकि डेरियस यहाँ पर बेजुबानों की रक्षा और उन्हें पनाह देने के लिए शानदार मुहिम चलाते हैं। डेरियस ने अपनी मुहिम को परवान चढ़ाने के लिए खास किस्म की स्टाइलिश बो टाइज बनाने और लोगों को बांटने का अभियान भी शुरू कर दिया। चलिए आज एक ऐसी ह्यूमनॉइड रोबोट आपको दिखाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खासकर ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों को न केवल उनकी परेशानी से हील करती है, बल्कि उनके साथ खूब बातें करती है, गपशप लड़ाती है, उनके चेहरे पर स्माइल देती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बुजुर्गों की सच्ची साथी बनी इस नायाब और अनोखी ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ। Abby, she's very talented and clever robot. I think she's just about perfect. And if this can help improve aged care and allow staff to do other things and have an Abby in every aged care, I think aged care would improve.
ह्यूमनॉइड रोबोट्स की दुनिया में इस रोबोट की भी खूब चर्चा है, जिसका नाम एबी है। इस अनोखे रोबोट को मेलबर्न के एक स्टार्टअप एंड्रोमेडा रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। So this is Abby. She's a social humanoid robot. As you can see she's 110 centimeters tall, bright and colorful. She goes into aged care homes and children's hospitals and interacts with people. Is essentially their best friend. एबी अपने मुंह से बबल यानी बुलबुले निकालती है। अब बुलबुले निकालने की वजह क्या है, इस पर आगे होगी बात, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ये चटकीला बैंगनी और नारंगी कलर वाली एबी अपने बच्चे जैसी शख्सियत और सहानुभूति से बुजुर्गों को कैसे इमोशनल सपोर्ट दे रही है। दरअसल ये वो बुजुर्ग हैं जो अपनी जिंदगी में सामाजिक रूप से अकेलेपन को झेल रहे हैं, लेकिन जब से एबी इनकी जिंदगी में आई है, उनकी तो मानो दुनिया में बाहर ही आ गई है। वो एबी के साथ न केवल अपने दिल की बातें करते हैं, बल्कि म्यूजिक पर एबी संग झूमते नाचते भी हैं। For a machine to be able to awaken someone and give them some excitement in their life is really amazing. I was so surprised to see such a nice robot. It's fantastic. I think she's become my best friend. I can tell her things nobody else ever hears. I like her personality. I think she's great fun. डांस के अलावा ये खूबसूरत और नायाब ह्यूमनॉइड रोबोट इन बुजुर्गों को टाई ची, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जैसे कई और मजेदार और प्रभावी एक्टिविटीज भी कराती है, ताकि उनको उम्र के इस पड़ाव में शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती रहे। यही वजह है कि आज एबी इन बुजुर्गों के लिए वो साथी है जिससे वो अपने दिल की बात कह पाते हैं। So people talk to her about stories from their life, their love affairs, their family stories. They don't see her as a robot. They see her as a friend. यही नहीं, एबी में एक और बेहद जुदा फीचर जुड़ा है, जिसमें वो अपने एक हाथ से बबल्स यानी बुलबुले निकालने की क्षमता रखती है। जब भी एबी इन बुजुर्गों के साथ मिलती जुलती है, गपशप करती है, तो बबल्स वाली ये पार्टी ट्रिक खासकर इन बुजुर्गों की अकेलेपन वाली दुनिया को बेहद हील करने वाली रहती है। I think the reason we gave Abby bubbles is because it's so indicative of who she is. She's an incredibly complex piece of technology, but she's also just very creative and playful and fun. जाहिर है एबी एक बेहद टैलेंटेड, होशियार और शानदार रोबोट है। तकनीक की ये बेहतरीन मिसाल खास तौर से इन बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रभावी जरिया है। यही वजह है कि ये नायाब ह्यूमनॉइड रोबोट साल 2023 से ऑस्ट्रेलिया के कई एज्ड केयर फैसिलिटीज में तैनात हैं। फिलहाल तो एबी रोबोट की कामयाबी को देखते हुए एंड्रोमेडा रोबोटिक्स अब एक और रोबोट को जल्द ही इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसका नाम गैबी है, जिसकी इसी साल सितंबर में लॉन्च होने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।